बावजूद इस रियासत में इतना हक हमारा नहीं है कि हम अपना मौक़िफ़ इस रियासत के सामने रख सके। एक शख्स या एक कमरा या एक गेट जो है उसकी रिट को रियासत कहा जा रहा है। इसके पीछे एक ही ताकत है जो रात को 12 बजे अदालतें खुलवाती है। यानी आप इस मुल्क में चोरों को मुसल्लत करना चाहते हैं। इस मुल्क में आप चोरी करें तो फिर आप इस निजाम के लिए काबिल कबूल है, गेट नंबर 4 के लिए काबिल कबूल है। अगर आप दस्तूर की बात करेंगे, आप इंसाफ की बात करेंगे, आप इंसानियत की बात करेंगे, आप जहां मजलूम और महकूम रहते हैं उनके साइल वसाइल की बात करेंगे, तो इस रियासत की नजर में आप गद्दार है। लेकिन ये इस्लामाबाद नहीं है, ये इस्तेमार आबाद है। होंगे अगर आप इस मुल्क को एक गुलदस्ता रखना चाहते हैं, इस मुल्क को इसी तरह जोड़े रखना चाहते हैं, फिर आपको मारंग को भी सुनना पड़ेगा, फिर आपको मंजूर पश्तैन को भी सुनना पड़ेगा, फिर आपको अली वजीर को भी सुनना पड़ेगा। आपने उन्हें मजबूर किया है कि वो पहाड़ों की तरफ जाए। अगर आप इंडिया से गिला करते हैं ना, उनको रियासत में दहशतगर्द बनाया है। अगर उनको इंडिया अपना सकता है तो आप क्यों नहीं अपना सकते? हमारा इलेक्शन चुराया गया, क्या वो BLA ने चुराया? क्या वो BYC ने चुराया? अस्सलाम वालेकुम, इनसाइड रियलिटी भाई रुखसार अहमद के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज एक दफा फिर जो है बलूचिस्तान से आए हुए मसलूमों की आवाज बन रहा हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सदाम भाई जो कि मजम्मत की आवाज हैं और हर उस तबके की आवाज है जिनकी कोई आवाज नहीं। आप मेरे साथ मौजूद हैं। आज इस धरने को तकरीबन जो है 18 रोज गुजर चुके हैं। इस हवाले से आपका क्या कहना है और खासकर इंतजामिया क्या सत्तू पी के सो गई है, यहाँ पे आती नहीं है, इस वजह से क्या कहेंगे आप? बड़ा अफसोस हुआ यहाँ आके। इंतजामिया का ना आना या हुकूमती अरकान का यहाँ ना आना वो तो एक अलहदा इशू है अपनी जगह पे। आप सिर्फ अगर अपने कैमरे से कवरेज करके ये दिखा दे चारों तरफ इन्होंने किस तरह बाढ़ लगाए हुए हैं यहाँ, मतलब इन्होंने लोगों को रोकने के लिए, तो यानी आप अपने मुल्क में उन लोगों को एहतिजाज करने की इजाज़त नहीं दे रहे जो 77 सालों से महरूम है, महकूम है, मजलूम है, जो उसके बावजूद इस रियासत में इतना हक हमारा नहीं है कि हम अपना मौक़िफ़ इस रियासत के सामने रख सके। और हमें ये बात समझ नहीं आ रही है कि रियासत जो है, फेडरेशन जो है, वो तो एक मजमुआ होता है, उसके लिए एक कानून बनता है, लेकिन यहाँ एक शख्स या एक कमरा या एक गेट जो है उसकी रिट को रियासत कहा जा रहा है या उसके फैसले को रियासत का फैसला कहा जा रहा है। अगर आप यही रवैया रखेंगे, अगर आप इसी मतलब जिस तरह आप लोग जिस फैसलों के साथ इस मुल्क के अंदर जो महकूम कौमें उनके साथ जो कर रहे हैं, तो इस तरह तो आप महकूम लोगों को अपने करीब तो नहीं कर सकते ना। अगर आप किसी मजलूम को उनका हक देंगे, उन्हें गले लगाएंगे, उनको बैठ कर सुनेंगे, तब जाके इस मुल्क के मसाइल हल होंगे, तब जाके बलूचिस्तान का नौजवान इस सोच में आ सकता है कि हमें इस रियासत के साथ खड़ा होना चाहिए। इस पॉलिसी के साथ कौन रियासत के साथ खड़ा हो सकता है? भाई ये बताइएगा, जैसा कि यहाँ पे नादिया बलोच साहिबा ने हजारों बार ये कहा कि आए कोई हमसे मुज़ाकरात करे, आए कोई हमारी दादरसी करे, आए कोई हमारी बात सुने, मगर उसके बावजूद वो लोग यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। इसकी क्या वजूहत हो सकती है? आपको पता है कि इस वक्त जो फार्म 47 की गुलाम हुकूमत है, इनके अपने वज़रा मीडिया टॉक्स में, मीडिया शोज में फरमा चुके हैं कि ये हाइब्रिड निज़ाम है, ये एक जालिमाना निज़ाम है। इसमें न दस्तूर की कोई हैसियत मौजूद है, न इसमें अदलिया की कोई हैसियत मौजूद है। अदलिया के पर जो है वो 26वीं आइन के जरिए काट दिए, मीडिया के पर जो है वो पिका एक्ट के जरिए काट दिए। बाकी रह गई अवाम। अवाम तो 77 सालों से पिस रही है, उनको कोई राइट बलूचिस्तान में नहीं मिल रहे हैं। मेरा खुद ताल्लुक बलूचिस्तान से, जिला अरनाई से। आप आए वहाँ ना आपको फेडरेशन की तरफ से सेहत की सहूलियात नजर आएंगी, ना आपको एजुकेशन की सहूलियात नजर आएंगी, ना आपको रोजगार नजर आएगा। सलाम, ये बताइएगा, जैसा कि पहली हुकूमत थी जब मारंग बलोच साहिबा बैठी थी यहाँ पे, PTI की हुकूमत थी, और उस टाइम यही अब जो हुकूमत आज इक़्तिदार में है यही आपके पास आती थी और आपकी दादरसी के लिए जो है आवाज उठाती थी। आज यही हुकूमत जब अवानू में पहुंची है, ये आपकी मुखालफत कर रही है, तो आखिर क्या वजह है कि ये जब अवानू तक पहुंचते हैं तो ये इनको आम आवाम की आवाज नजर नहीं आती, या कोई और ताकत है इसके पीछे जो उनको ये आवाज सुनने नहीं दे रही? उसके पीछे एक ही ताकत है जो रात को 12 बजे अदालतें खुलवाती है, जो बैनुल अक़वामी तौर पे आने वाले एक साइपर के जरिए अपने चलते हुकूमत को फारिग करती है। तो ये तो इस मुल्क में वाजे और दुनिया को भी अब वाजे हो चुका है। जिस तरह आप 8 फरवरी का इलेक्शन देख ले, करोड़ों वोटर्स की हक राय दही चोरी करना, इससे बड़ी दहशतगर्दी क्या हो सकती है? और इसके अलावा मतलब जिस तरीके से सियासी कारकुनान पे ATC के मुकदमात मतलब ये लोग बना रहे हैं, मेरे ऊपर ATC के काफी मुकदमात बने हुए हैं। अब आप मेरी बॉडी देखें, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, पुरअमन शहरी हूँ, इसके बावजूद मेरे ऊपर ATC के मुकदमात लग रहे हैं। तो आप फिर जो मतलब
फेडरेशन के अलावा कोई और फिक्र के साथ सियासत कर रहे हैं, उनके साथ आपका रवैया क्या होगा? मैं तो एक फेडरेशन की सियासत कर रहा हूं, मेरा ताल्लुक तो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक वफाकी जमात है उसके साथ ताल्लुक है। मैंने वहां इलेक्शन कॉन्टेक्ट किया, बाकायदा वहां के वोटर ने 46,000 वोट देकर मुझे विन करवाया, यानी इमरान खान के नजरिए को और उसके विजन को उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन इस मुल्क में जो ताकतवर कुव्वतें जो ताकत के नशे में धुत थे, उन्होंने जिस तरह पूरे मुल्क के नताइज को चेंज किया फार्म 47 के जरिए, हमारे ऊपर जिस तरह मुख्तलिफ इलाकों में कैंडिडेट को जबरदस्ती हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है, इसी तरह मेरे हल्के में भी किया और एक ऐसे कैंडिडेट का चुनाव किया जिसका ना वोटर्स को पता था कि ये कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है, ना उस कैंडिडेट को पता था। जब उसे विन करवाया, वहां उससे एक वीडियो बनाई गई, वीडियो में वो फरमा रहे हैं कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 4 अजला पे इलेक्शन लड़ा है, हालांकि वो हल्का 5 अजला पे मुश्तमिल था। और उस शख्स पे इस रियासत के इदारों ने 53 FIR लॉन्च किए। FIR जो है वो सियासी FIR भी नहीं है जिस तरह सियासी कारकुनान पे करते हैं FIR, वो तो समझ आ जाते हैं। वो चोरी की FIR थी, वारदात की FIR थी, कराची में जो चीजें चोरी होती है, जो गाड़ियां चोरी होती है। यानी आप इस मुल्क में चोरों को मुसल्लत करना चाहते हैं। इस मुल्क में आप चोरी करें तो फिर आप इस निजाम के लिए काबिल कबूल है, गेट नंबर 4 के लिए काबिल कबूल है। अगर आप दस्तूर की बात करेंगे, आप इंसाफ की बात करेंगे, आप इंसानियत की बात करेंगे, आप जहां मजलूम और महकूम रहते हैं उनके साइल वसाइल की बात करेंगे, तो इस रियासत की नजर में आप गद्दार है। ये रियासत आपको फिर मतलब न सड़कों पे बात करने देती है, ना आपको एहतिजाज का हक देती है, तो फिर हम किस तरफ जाएं? फिर आप गिला करते हैं कि बलूचिस्तान के नौजवान जो है वो पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं। भाई हम किस तरफ जाएं? आप बताएं ना, कोई रास्ता तो बताएं। हम उस अदालत के पास जाएं जिस अदालत ने मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल पे 500 लाशों का वहां नोटिस नहीं लिया, तो वो हमारे हकूक की मतलब आपको क्या लगता है वो हमारे हकूक सुनेंगे? हमारे हकूक के लिए वो रूल ऑफ लॉ के तहत फैसला करेंगे, या हम उस पार्लियामेंट का दरवाजा खटखटाएं जो फार्म 47 पे बैठे हुए हैं? यानी इस मुल्क में जो भी जराए इंसाफ के लिए आवाम को मुयसर होते हैं वो तमाम इस वक्त यरगमाल है। अगर आप इनको यरगमाली से आजाद नहीं करेंगे तो आप दुनिया में तो ये कह सकते हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन ये इस्लामाबाद नहीं है, ये इस्तमाराबाद है। ये कोई जमहूरी निजाम नहीं है, ना ये कोई जमहूरी मुल्क है। भाई आपने मेरा पहला क्वेश्चन छोड़ दिया। मैंने ये पूछा कि जब PTI की हुकूमत थी तो उस टाइम भी मारंग बलोच साहिबा यहाँ पे बैठी थी, तो उस टाइम भी इन पे जुल्म किया गया और बगैर दादासी के इन्हें वापस भेज दिया गया, और किस तरह से वापस भेजा ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो उस टाइम इनके साथ इंसाफ क्यों नहीं हुआ? और PTI किसी पुरतशद्दुद जराए पे या किसी फैसले पे बिलीव नहीं रखती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो सियासी जमात थी जिसने हुकूमत में आके बलूचिस्तान के 400 से अबव लापता अफराद को बाजियाब कराया। ये 77 सालों का एक मसला था। फिर हमारी गवर्नमेंट में जिस तरह कोरोना क्राइसिस इंटरनेशनली आया था, जिस तरह मुल्क में मईशत के मसाइल थे, यानी इन तमाम चीजों को अगर आप समझते हैं कि 3 सालों में हल हो सकते थे, फिर तो आप ठीक है। अगर 77 सालों का गन 3 साल में साफ नहीं हो सकता है, उसके लिए मुसलसल आपको हुकूमत की जरूरत होती है, तो इसमें तो हमारा कोई कसूर नहीं था। हम तो इस मुल्क के मसाइल हल करना चाहते थे, लापता बलोच को बाजियाब करना चाहते थे, जो इस मुल्क में महकूम और महरूम कौमें, चाहे वो बलूचिस्तान से हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा से हो, चाहे वो सिराइकी बेल्ट से हो, चाहे वो कश्मीर से हो, चाहे वो गिलगित से हो, हम तो सबकी आवाज बन रहे हैं। इस वक्त इमरान खान जो जेल में बैठे हुए हैं, अगर वो कंप्रोमाइज करना चाहे, वो डील करना चाहे, आप भी जानते हैं कि उसे आज भी हुकूमत भी मिलेगी और जिस तरह का प्रोटोकॉल वो चाहे या जो भी वो चाहे उसे मिल सकता है। लेकिन वो महरूम और महकूम और मजलूम लोगों के लिए आज भी जेल में बैठा हुआ है। वो मुख्तलिफ बोंडे केसेस को भी बर्दाश्त कर रहा है, गर्मियों को बर्दाश्त कर रहा है, गोलियों को बर्दाश्त किया। यानी उसका मौक़िफ़ वाज़े कि जब तक इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जब तक इस मुल्क में जो अवामी आवाजें उनको नहीं सुना जाएगा, उनको तस्लीम नहीं किया जाएगा, हम किसी भी डायलॉग के लिए तैयार नहीं। सद्दाम भाई, जैसा कि यहाँ पे ये मुजाहिरीन बैठे हैं, एक तरफ ये इतने 18 दिन से बैठे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत जो है किसी किस्म का कोई स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं। किस तरफ जा रहा है ये मामला, और ये जो नताइज इसके आने वो कैसे नताइज होंगे, बताइएगा। देखिए, सच्चाई चुप नहीं सकती है। अगर इस मुल्क में यही सूरत हाल रही जो आज मौजूद है, चाहे वो बलूचिस्तान के हवाले से हो या फाटा, वजीरिस्तान, बाजवड़, जो भी जिस इलाके में इस वक्त ये लोग जुल्म कर रहे हैं, जबर कर रहे हैं, किसी के लिए, किसी और की पॉलिसी के लिए, डॉलर के लिए, किसी और के लिए अपने लोगों को मार रहे हैं, अगर यही रवैया इन्होंने रखा तो आपके सामने 1971 की मिसाल मौजूद है। कौमों को ना फिर टैंक रोक सकते हैं, ना फिर आपके हथियार रोक सकते हैं, ना आपकी जाबिराना पॉलिसी रोक सकती है। ये दुनिया की तारीख है, आप बेशक तारीख से इनकार करें, आप ट्राइबल एरिया की तारीख उठा के देख लें, अंग्रेज से लेके चंगेज तक, फिरंग से लेके औरंग तक, मुगल तक, जो भी वहां आया है उसने आखिर में शिकस्त खाई है।
अगर आप ये समझते हैं कि हम लड़कर जबरन आपके मादनियात को लेके जाएंगे, आपको डराएंगे, तो ये तारीख में कोई ताकतवर उसमें कामयाब नहीं हुआ है, आप भी कामयाब नहीं होंगे। अगर आप इस मुल्क को एक गुलदस्ता रखना चाहते हैं, इस मुल्क को इसी तरह जोड़े रखना चाहते हैं, फिर आपको मारंग को भी सुनना पड़ेगा, फिर आपको मंजूर पश्तैन को भी सुनना पड़ेगा, फिर आपको अली वजीर को भी सुनना पड़ेगा, इमरान खान के मैंडेट को भी तस्लीम करना होगा। इसके अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं। आप क्योंकि सियासी नुक्ता नजर भी रखते हैं और खुद सियासी कारकुन भी हैं, तो क्या समझते हैं ये सियासी मुदाखलत से ये सब कुछ हल हो पाएगा या इसके लिए कोई और राह हमवार करनी पड़ेगी? देखिए, किसी भी मुल्क में जब अवाम के ऊपर या मुल्क के ऊपर सख्त हालात आते हैं तो उसका हल तो टेबल टॉक से ही निकल सकता है। लेकिन इस मुल्क में जो ताकतवर कुव्वतें हैं वो तो टेबल टॉक को तस्लीम ही नहीं करते, ना उनका काम टेबल टॉक करना है। उनका काम तो, अगर आप दस्तूर को स्टडी करें, दस्तूर में तो ये लोग जो वफाकी मिनिस्टर होते हैं, वजीर दिफा, उनके अंडर आते हैं। लेकिन अजीब मुल्क है, इस मुल्क में वजीर आजम के खिलाफ बोल सकते हैं, इस मुल्क में आप मिनिस्टर के खिलाफ बोल सकते हैं जिसके अंडर ये आते हैं, लेकिन इनके खिलाफ आप नहीं बोल सकते। बोलेंगे तो आप एक नेती जो हमारी एक बेगुनाह सियासी कारकुन है, मारंग की तरह उन्हें जेल में रखते हैं, बेबो की तरह जो एक मजलूम, आप इन नेती खवातीन से डर रहे हैं, इन लड़कियों से डर रहे हैं। आप बेरिक को देख लें, वो माजूर बलोच नौजवान है, आज इन्होंने उनको जेल में रखा हुआ है। यानी ये मसाइल का हल नहीं है। आपने इन तमाम आवाजों को सुनना होगा और इस मुल्क में जो दस्तूर मौजूद है उसके मुताबिक जो उनके राइट बनते वो आपको देने होंगे। इसके अलावा आपके पास और कोई आखिरी सवाल मेरा आपसे कि एक जो फजा कायम की जा रही है इस इस्लामाबाद में और पूरे पाकिस्तान में कि बलूचिस्तान में एक जमात है BLA, उसके ताल्लुकात मुख्तलिफ जो आपके दुश्मन ममालिक हैं उनसे है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके हवाले से ये कहा जाता है कि उनका भी उनसे ताल्लुकात हैं। तो आपका इस हवाले से क्या नजरिया है? आप नौजवान है माशाल्लाह, अगर आप बेरोजगार हो, आपको दीवार के साथ लगाया जाए, आपको बोलने का हक नहीं दिया जाए, आपके वोट को चुराया जाए, आपके साइल वसाइल को लूटा जाए, आप क्या करेंगे? है आपके पास जवाब? आपने उन्हें मजबूर किया है कि वो पहाड़ों की तरफ जाए। अगर आप इंडिया से गिला करते हैं ना, उनको रियासत में दहशतगर्द बनाया है। रियासत अपनी पॉलिसी पे गौर करे। अगर उनको इंडिया अपना सकता है तो आप क्यों नहीं अपना सकते? अगर वो इंडिया के साथ बैठकर बलूचिस्तान में, चलो आप BLA की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा इलेक्शन चुराया गया, क्या वो BLA ने चुराया? क्या वो BYC ने चुराया? यानी ये तो कहने की बातें हैं, ये तो एक पॉलिसी है इस मुल्क में। जिस तरह नफरतें पैदा की गई है, लोगों को आपस में जिस तरह दूर किया जा रहा है, ये तो रियासत की पॉलिसी है। भाई आप अपनी पॉलिसी बेहतर करें। कोई नौजवान जो है वो न लड़ाई को पसंद करता है, न बेरोजगारी को पसंद करता है, न पहाड़ों को पसंद करता है। हर कोई यही चाहता है कि मेरी एक अच्छी जिंदगी हो, मेरा रोजगार हो, मेरे सूबे की तरक्की हो, मेरे कौम की तरक्की हो। जब आप तरक्की नहीं देंगे, जब आप वसाइल लौटेंगे, जब आप बाजावर जैसे ऑपरेशन करेंगे, नेते मासूमों को, मासूम दहशत करते, जब आप ऐसे मासूमों को शहीद करेंगे तो उनकी बची फैमिली जो है, तो उनको इंतहा पसंदी की तरफ कौन ले जा रहा है? अमेरिका इंडिया लेके जा रहा है या आपकी पॉलिसी लेके जा रही है? आप अपनी पॉलिसी बेहतर करेंगे तो इंशाल्लाह मुल्क भी बेहतर होगा। तो ये बताएं, इसमें दरमियानी राह कौन इख्तियार कर सकता है? इन दोनों में मामला कौन हल करवा सकता है? ऐसा कोई सियासी शख्सियत है या कोई ऐसा इनकलाबी शख्स है जो राह हमवार कर सके और इनको इंसाफ दिला सके? 8 फरवरी के इलेक्शन और मुल्क की अवामी राय जो है वो वाजे। अगर आप इस मुल्क को एक साथ जोड़े रखना चाहते हैं, अगर आप ये समझते हैं कि हम जो महकूम और मजलूम लोग हैं उनको सुनना चाहते हैं, तो वो किसी नवाज शरीफ के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, ना किसी जरदारी के साथ बैठने के लिए तैयार। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे सदाम साहब, जिन्होंने बताया कि किस तरह इस मुल्क में जो है इंसाफ नहीं मिल रहा और खासकर मजलूम की आवाज को जो है दबाया जा रहा है। और ये जो मजलूम बैठे हुए हैं वहां पे, यहाँ पे बलूचिस्तान से आए हुए 18 दिन हो गए, इनको इंसाफ नहीं मिल रहा। अपने मेजबान राजा रुखसार अहमद को दीजिएगा इजाजत।